भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल राजनीतिज्ञ, जागरूक चिंतक एवं लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में सुश्री सरोजिनी नायडू ने कहा था कि उनकी असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव के अनोखे माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता तथा त्याग की अतिशयता ने उन्हें संभवतः भारत के तत्कालीन सभी नेताओं से अधिक व्यापक एवं व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना दिया है। उन्होंने उस समय राजेंद्र बाबू के संबंध में यह भी कहा था कि महात्मा गांधी के निकटतम शिष्यों में उनका वही स्थान है जो ईसा मसीह के निकट सेंट जॉन का था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का व्यक्तित्व एवं राष्ट्र के लिए उनका समर्पित प्रदेय इतना प्रेरणास्पद था कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया गया, तब यह कहा गया था कि बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन में सरल और निस्वार्थ सेवा का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब वकील के व्यवसाय में चरम उत्कर्ष की उपलब्धि दूर नहीं रह गई थी, तब आपको राष्ट्रीय कार्य के लिए आह्वान मिला और आपने व्यक्तिगत भावी उन्नति की सभी संभावनाओं को त्याग कर गांवों में गरीबों और दीन कृषकों के बीच निस्वार्थ भाव से काम करना स्वीकार किया। 3 दिसंबर सन 1884 को बिहार के जिला सारण के एक छोटे से गांव जीरादेई में जन्म लेने वाले बाबू राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं की अग्रिम पंक्ति में से एक थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अनेक अवसरों पर अध्यक्ष एवं कुशल नेतृत्व के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। आपके पिता श्री महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे। आपकी माता श्रीमती कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। 5 वर्ष की उम्र में एक मौलवी साहब आपको फारसी सिखाते थे। प्रारंभिक शिक्षा आपने छपरा में प्राप्त की। लगभग 13 वर्ष की उम्र में आपका विवाह राजवंशी देवी से हो गया। विवाह के बाद आपने पटना की के घोष अकादमी से अपनी पढ़ाई जारी रखी। बाद में छपरा जाकर 18 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण की। सन 1902 में कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद श्री गोपाल कृष्ण गोखले और बिहार विभूति श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों को अपनी प्रतिभा से अपनी ओर आकर्षित किया। सन 1915 में आपने स्वर्ण पदक के साथ विधि परास्नातक अर्थात LL.M की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में लॉ के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि फारसी और उर्दू से शिक्षा प्रारंभ होने के अनंतर आपने BA में हिंदी ली थी। आप अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी तथा बंगाली भाषा और साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। साथ ही गुजराती का भी आपको व्यावहारिक ज्ञान था। यह कम विस्मय की बात नहीं है कि LM की परीक्षा के लिए हिंदू कानून का आपने संस्कृत ग्रंथों से अध्ययन किया था। हिंदी के प्रति आपके मन में अगाध प्रेम था। भारत मित्र, भारतोदय तथा कमला आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख छपते रहते थे। भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में राजेंद्र बाबू की सक्रिय भूमिका थी। सन 1920 के असहयोग आंदोलन में अपनी वकालत का मोह छोड़कर सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अनेक बार आप जेल गए और कांग्रेस की अध्यक्षता का भार भी आपने अनेक बार उठाया। महात्मा गांधी की निष्ठा, समर्पण और साहस से आप बहुत प्रभावित थे। समाज सेवा और देश प्रेम के आप जीवंत प्रतीक रहे हैं। तत्कालीन समय में बिहार और बंगाल में आई भीषण बाढ़ और भूकंप आदि के समय आपकी सक्रियता देखते ही बनती थी। 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर बाबू राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने
और सन 1962 तक राष्ट्रपति पद पर अनवरत कार्य करते रहे। भारत सरकार द्वारा आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा के अतिरिक्त अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड अर्थात खंडित भारत, सत्याग्रह एट चंपारण अर्थात चंपारण में महात्मा गांधी, मेरे यूरोप के अनुभव, गांधी जी की देन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा और खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि। इसके अतिरिक्त आपने अपनी एक पुस्तक संस्कृत का अध्ययन में भारतीय संस्कृति का सुंदर विवेचन किया है। आपके निबंध लेखन की शैली सुलझी हुई, गवेषणात्मक एवं सरल है। आपकी भाषा प्रसंगानुकूल, प्रांजल और सुंदर है। प्रस्तुतिकरण सरल किंतु बोधगम्य एवं प्रभावी है। विषय वस्तु की दृष्टि से आपके निबंधों में कहीं भारतीय संस्कृति की गरिमा है, कहीं गंभीर जीवन दर्शन है, कहीं जीवन मूल्यों का आदर्श, तो कहीं प्रगतिमूलक व्यावहारिकता। आपके निबंधों में विविध विषयों पर अभिव्यंजित आपके विचार सर्वथा मौलिक, सार्थक एवं आदर्श के प्रतिमान हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में आप पटना के निकट सदाकत आश्रम में रहे और यहीं पर 28 फरवरी सन 1963 को आपका स्वर्गवास हुआ। आलोच्य निबंध नालंदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बहुचर्चित एवं गवेषणात्मक निबंध है, जिसमें आपने विश्वविख्यात प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय नालंदा के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, तत्कालीन बौद्ध धर्म और उसके गौरव को रेखांकित किया है। भारत के इतिहास में नालंदा की पहचान एक ऐसे शिक्षा केंद्र के रूप में है जो तत्कालीन समय में संपूर्ण एशिया महाद्वीप में उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न विषयों के पठन पाठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस बहुचर्चित शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों तथा अनेक देशों के छात्र अध्ययन करते थे। यह शिक्षा केंद्र भारत के बिहार राज्य में पटना से लगभग 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व तथा राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। आज इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत आसानी से करा देते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री युआन चांग यहाँ 7वीं शताब्दी में आया था और यहाँ पर 1 वर्ष विद्यार्थी के रूप में तथा 1 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रमाणों से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था, जहाँ इसके पूर्ण विकास की स्थिति में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 10,000 और आचार्यों की संख्या 1510 के लगभग थी। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अतिरिक्त कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ से विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस शिक्षा केंद्र की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति थी। आलोच्य निबंध नालंदा के संबंध में रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया है कि मगध राज्य की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के बीच में बसे हुए गिरिब्रज या राजगृह, जिसे अब राजगीर कहा जाता है, नामक स्थान में थी। वर्तमान नालंदा उसी राजगृह के तप्त कुंडों से 7 मील अर्थात 11.5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है। जन किंवदंती है कि गौतम बुद्ध के समय नालंदा नामक गांव प्रावारिकों का आम्रवन था। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा नामक स्थान में महावीर स्वामी और आचार्य मेखलीपुत्र गोपाल की भेंट हुई थी।
उस समय राजगीर का यह स्थान उपग्राम अथवा गांव अथवा नगर के बाहर का स्थान समझा जाता था, जहां महावीर स्वामी ने 14 वर्षावास किए थे। सूत्र कृतांग नामक ग्रंथ के अनुसार यह बात स्पष्ट हुई है कि नालंदा के एक धनिक नागरिक लेप ने धन, खाद्य पदार्थ, शैया, आसन, रथ और स्वर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया था और उसके पश्चात वह उनका शिष्य बन गया था। तिब्बत के प्रसिद्ध विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा नामक यह स्थान प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र की जन्मभूमि था। सारिपुत्र का एक चैत्य भी सम्राट अशोक के समय में वहाँ पर था, जिसे अशोक ने एक मंदिर बनवाकर परिवर्धित किया था। इसलिए यह स्थान बुद्ध और अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में इसकी स्थापना का श्रेय सन 450 से 470 ईस्वी के बीच गुप्त काल के शासक कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त है। बाद में उसके उत्तराधिकारियों द्वारा इसकी समृद्धि में योगदान मिलता रहा। बाद में महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का संरक्षण भी मिला। तारानाथ ने भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव का संबंध नालंदा से लगाते हुए लिखा है कि आचार्य डिगनाथ ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया था, जिनमें सुदुर्जय नाम का ब्राह्मण विद्वान मुख्य रूप से सहभागी था। 4वीं शताब्दी में चीनी यात्री फाहियान ने नालंदा में आकर सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर बने हुए स्तूप का दर्शन किया था। 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के समय युआनचांग जब यहाँ आया था, तब यह स्थान उन्नति के शिखर पर था। एक जातक कहानी के आधार पर युआनचांग ने लिखा था कि इस स्थान पर पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी, अर्थात न अलदा, इसलिए इस स्थान का नाम नालंदा पड़ा। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो ज्ञानदान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। न तो कभी उसको देने वाले को तृप्ति होती है और न ही कभी लेने वाले को। यही कारण था कि किसी ने इस स्थान का नाम नालंदा रखा हो। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना प्रारंभिक रूप में किसी राजा महाराजा के द्वारा न होकर जनता के द्वारा निष्काम भाव से प्रदत्त दान के द्वारा हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इसका आरंभ तत्कालीन 500 व्यापारियों के दान से हुआ था। उन व्यापारियों ने अपने धन से भूमि खरीदकर भगवान बुद्ध को दान में दी थी। युआनचांग जब यहाँ आया था तब नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। उस समय इस स्थान पर 6 बड़े विहार थे। 8वीं सदी के शासक यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बहुत सुंदर वर्णन उपलब्ध होता है। उस शिलालेख के अनुसार यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे आकाश में छाए हुए बादलों का स्पर्श कर रहे हों। उन विहारों के चारों ओर जो सरोवर थे उनमें नीला स्वच्छ जल भरा हुआ था और उन सरोवरों में खिले हुए सुनहरे और लाल कमल तैरते हुए से प्रतीत होते थे। उन विहारों के बीच में आम्र वृक्षों के घने कुंज थे। इस विश्वविद्यालय के भवनों के स्थापत्य और उसके मनमोहक एवं कलात्मक शिल्प को देखकर आश्चर्य होता था। उन भवनों में अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त वस्तुएं तथा अनेक सुंदर मूर्तियां थीं। भारत के अनेक संग्रहालयों में नालंदा अद्वितीय रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब चीनी यात्री त्सिंग इस विहार में आया था तब यहाँ 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई के दौरान इस विश्वविद्यालय के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे तत्कालीन समय के देशी विदेशी यात्रियों के द्वारा किए गए वर्णनों की सत्यता परिलक्षित होती है। नालंदा पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था, अतः इस विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से निश्चिंत बना दिए गए थे। भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त
प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आसपास के लगभग 100 गांवों की आमदनी को स्थायी संचित निधि के रूप में समर्पित कर दिया गया था। जब यहाँ इत्सिंग आया था तब तक यह संख्या बढ़कर 200 गांव तक पहुँच गई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल आदि राज्यों ने इस विश्वविद्यालय के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सहभागिता प्रदान की थी। खुदाई के समय बंगाल के महाराज धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय के ताम्रपत्र और मूर्तियाँ इस कथ्य की सत्यता प्रमाणित करती हैं। नालंदा की पुरातात्विक खुदाई के समय एक ऐसा ताम्रपत्र भी मिला है जिससे यह प्रमाणित होता है कि विदेशों से भी नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध रहा था। सुवर्ण द्वीप अर्थात सुमात्रा के तत्कालीन शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की थी कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। एक अन्य ताम्रपत्र के अनुसार इस विश्वविद्यालय की गुणवत्ता से प्रभावित होकर सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया था। उन 5 नए गांवों की आय प्रज्ञापारमिता अर्थात सरस्वती एवं पूर्ण शिक्षा प्राप्त विद्वानों आदि की अभ्यर्थना, अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षुओं के वस्त्र, भोजन, चिकित्सा, शयनासन आदि की व्यवस्था, धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाने और विहार की टूट फूट आदि की मरम्मत में व्यय की जाती थी। तत्कालीन समस्त एशिया भूखंड में नालंदा महाविहारीय आर्य भिक्षु संघ का प्रभाव था। इस संघ की अनेक मिट्टी की मुद्राएं नालंदा में प्राप्त हुई थी। नालंदा का शिक्षा क्रम सुनियोजित एवं व्यावहारिक बुद्धि से निर्मित था, जिसके कारण शिक्षित विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक सफलता को प्राप्त कर सके। इस विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम इस तरह से नियोजित था कि उससे 5 विषयों की अनिवार्य शिक्षा विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके। ये 5 विषय थे: शब्द या व्याकरण विद्या, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को भाषा का समुचित एवं पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। दूसरा विषय था हेतु विद्या अर्थात तर्कशास्त्र, जिसके द्वारा विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर किसी भी बात की परीक्षा कर सके। तीसरी विद्या चिकित्सा विद्या थी, जिसके अध्ययन से छात्र स्वयं भी स्वस्थ रह सके और दूसरों को भी स्वस्थ रहने का परामर्श दे सकें। इसके अतिरिक्त शिल्प विद्या भी अनिवार्य थी। शिल्प विद्या के अध्ययन के द्वारा छात्र व्यावहारिक बनता था और अपने आर्थिक संसाधनों को अर्जित करने की निपुणता प्राप्त करता था। अंतिम विद्या वह विद्या थी जिसके अंतर्गत छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में अनेक विद्वान आचार्यों ने अपनी सहभागिता प्रदान की है। इस परंपरा में आचार्य शीलभद्र उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। आचार्य शीलभद्र के पहले आचार्य धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। आचार्य शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती आदि आचार्य युआनचांग के समकालीन थे। अपने देश चीन लौटने पर भी युआनचांग का अपने भारतीय मित्रों के साथ वैसा ही प्रेमपूर्ण संबंध बना रहा जैसा नालंदा प्रवास के समय था। जब युआनचांग नालंदा से विदा हो रहे थे तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहीं पर रह जाने के लिए अनुरोध किया था। उत्तर में उन्होंने कहा था, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन मैं यहाँ पर केवल इसीलिए आया था कि अपने देशवासियों और अपने भाइयों के कल्याण के लिए भगवान बुद्ध के महान धर्म की खोज कर उसकी अच्छाइयों को सब में बांट सकूं। युआनचांग ने यह इच्छा भी व्यक्त की थी, मैंने यहाँ जो कुछ देखा, सुना और पढ़ा है उसे दूसरों के हित के लिए अनुवाद के रूप में प्रस्तुत कर सकूं। युआनचांग के इस कथन से प्रसन्न होकर शीलभद्र ने कहा था, आपका यह उदात्त विचार बोधिसत्व के विचारों जैसा है, मैं आपके इस विचार का समर्थन करता हूँ। किसी समय नालंदा विश्वविद्यालय में
भारत के विभिन्न प्रांतों के अतिरिक्त विदेशों, विशेषकर कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे और यहाँ से विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस तारतम्य में तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट स्त्रोंग छन गम्पो ने सन 630 ईस्वी में अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोन्मिसंभोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवविद सिंह के सानिध्य में बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात 8वीं शताब्दी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांतिरक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर तिब्बत गए। नालंदा में तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशैल भी तिब्बत गए थे। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य का तिब्बती में अनुवाद किया। परिणाम यह हुआ कि तिब्बत को जब यह भारतीय साहित्य प्राप्त हुआ तब धीरे धीरे वहाँ के निवासी बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि नालंदा के आचार्य शांतिरक्षित ने ही सबसे पहले सन 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। इस परंपरा में 8वीं शताब्दी के आचार्य पद्मसंभव और 10वीं शताब्दी के आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान अतिश का नाम उल्लेखनीय है। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त कला के क्षेत्र में भी नालंदा का प्रदेय उल्लेखनीय रहा। परिणाम यह रहा कि नालंदा की कला ने अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया और मध्य एशिया की कला पर डाला। नालंदा की कांस्य मूर्तियां सुंदर होने के साथ साथ प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम हैं। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि कुर्की हार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियां नालंदा शैली से प्रभावित हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि विश्व में नालंदा का जो प्रभाव और उसकी जो प्रसिद्धि परिलक्षित होती है, उसके पीछे शताब्दियों की उस समन्वित साधना की भूमिका है जो शिल्प विद्या, शब्द विद्या, धर्म और दर्शन सब कुछ एक साथ पाठ्यक्रम में रखने से प्रतिफलित हुई है। आलोच्य निबंध के रचनाकार कहते हैं कि हमें भूतकाल के इस शैक्षिक प्रबंधन से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए और विश्व के सामने भारतीय धर्म, साहित्य, कला और व्यवहार कौशल का आदर्श उपस्थित करना चाहिए। भारत का ही नहीं अपितु विश्व का भी प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में निर्मित स्थापत्य कला का अप्रतिम उदाहरण रहा है। अनेक शोधार्थियों और पुरातत्वविदों द्वारा उपलब्ध प्रमाणों से यह प्रमाणित हुआ है कि तत्कालीन समय में इस विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। इन मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। विश्वविद्यालय के मुख्य केंद्र में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अतिरिक्त यहाँ 300 अन्य कमरे थे। इन सब में व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक जो खुदाई हुई है उसमें 13 मठ मिले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठों की होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए दीवार में आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति अथवा प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। इस विश्वविद्यालय के आचार्यों की 3 श्रेणियां थी। इस विद्या संकुल के प्रसिद्ध आचार्यों में शैलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। एक प्राचीन श्लोक से ज्ञात होता है कि प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ आर्यभट्ट इस विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं के अतिरिक्त वेद, वेदांत और साक्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष शास्त्र, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम में समाविष्ट थे।
नालंदा की खुदाई में मिली कांसे की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का यह मत है कि कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी यहाँ अध्ययन अध्यापन होता रहा होगा। इसी तरह यहाँ खगोल शास्त्र के अध्ययन का भी एक विशेष विभाग था। नालंदा में विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का संग्रह था। मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज और तिब्बती इतिहासकार कारानाथ के माध्यम से यह पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय पर पहला आघात हूण शासक मिहिर कुल द्वारा किया गया था। इसके पश्चात सन 1911 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया। इसके पूर्व तीर्थिकों और भिक्षुओं के आपसी झगड़ों से भी इस विश्वविद्यालय की गरिमा को भारी नुकसान पहुंचा था। 13वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय का पूर्णतः अवसान हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का गौरव और आज के भारत के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस निबंध के माध्यम से प्राचीन भारत की शिक्षा, संस्कृति, शिल्प और धर्म के गौरवशाली उज्जवल पक्ष को बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन मूल्यों के विकास की दृष्टि से नालंदा का शैक्षणिक प्रकल्प विश्व स्तर पर प्रेरणा और अनुगमन का माध्यम बना। इस शिक्षा केंद्र के द्वारा जहां एक ओर भारतीय संस्कृत साहित्य और बौद्ध धर्म के शैक्षिक विस्तार से मानव के आचार विचार में आदर्श अनुप्रेरित भावनाओं का व्यावहारिक संचार हुआ, वहीं दूसरी ओर विदेशों में भी बौद्ध धर्म और भारतीय साहित्य के विविध रूपों का सकारात्मक ढंग से प्रचार प्रसार हुआ। निस्संदेह यह निबंध आज भी भारतीय जनमानस के अंतर्मन को झकझोरते हुए इस बिंदु पर विचार करने के लिए अनुप्रेरित करता है कि पहले हम क्या थे, अब हम क्या हैं और आने वाले समय में हम क्या होंगे।